chemical reaction. As you have already listened our last lecture in which we have discussed about some types of chemical reactions, today we are going to learn some new chemical reactions. So let's begin. First, आपके पास यहाँ पे है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं? Okay beta, if there is any question, just raise your hand. I'll answer it after completing my topic. Okay, so let's start. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं कि जब कोई भी एसिड किसी भी अल्कली या फिर किसी बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. कैंसिल आउट का मतलब होता है कि उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया. ठीक है, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है नाइदर वो पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव रहे, उन्होंने आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं मेटल सॉल्ट और वाटर. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यही मैकेनिज्म है कि कोई भी एसिड जब भी किसी अल्कली से या किसी भी बेस से रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास प्रोडक्ट में एक मेटल सॉल्ट बन रहा होता है और वाटर रिलीज हो रहा होता है. इस पूरे केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एसिड है और जो बेस है वो एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ना तो वो एसिड अपनी फॉर्म में रहता है ना ही वो बेस की फॉर्म में रहता है, एक न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म हो जाता है जिसको हम कह रहे होते हैं मेटल सॉल्ट. ठीक है, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है. कैसे कि यहाँ पे एसिड को हम बेस के साथ कंबाइन कर रहे हैं और रिएक्शन के तौर पे हमारे पास क्या आ रहा है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, मेटल सॉल्ट या कोई भी सॉल्ट प्लस वाटर. अब यहाँ पे आ जाते हैं हम इक्वेशन पे कि किस तरह ये रिएक्शन हो रहा है, या एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह ये रिएक्शन हो रहा है. अब हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और हमने लिया है बेस विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड. बेस या अल्कली हमने लिया है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है. जब हमने इनको आपस में रिएक्ट करवाया या इनको आपस में मिक्स करवाया तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड आपका NaCl है जो कि आपका कॉमन सॉल्ट होता है, जो आप खाने में यूज़ कर रहे होते हैं नमक, उसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं. ठीक है, तो एक बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ पे ये एसिड एसिड नहीं रहा, बेस बेस नहीं रहा, एक न्यू सब्सटेंस हमारे पास आ गया जो कि एक सॉल्ट है. ठीक है, और ये सॉल्ट कौन सा सॉल्ट हमारे पास फॉर्म हुआ है, सोडियम क्लोराइड विच इज आर कॉमन सॉल्ट, और उसके साथ साथ हमारे पास वाटर भी फॉर्म होता है. ठीक है, अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को और सिंप्लीफाई कर दिया जाए या और इजीली बताया जाए तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर सॉल्ट फॉर्म हो रहा हो या किसी भी कोई एसिड या बेस को आपस में मिक्स करने के बाद कोई सॉल्ट फॉर्म हो रहा हो तो वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स एन एग्जाम्पल. अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है. अगर आपको पता हो कि आपका स्टमक का जो मीडियम है या स्टमक का जो एटमॉस्फेयर है या वो जो उसकी सराउंडिंग है, पूरा स्टमक आपका एसिडिक मीडियम का है. जब आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जो कि आपके स्टमक के लिए हार्मफुल होता है या जिसकी वजह से आपके स्टमक की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, तो फिर आप उस एसिडिटी को कम करने के लिए या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए टेबलेट्स लेते हैं, जैसे एंटासिड लेते हैं. अब एंटासिड क्या होती हैं, आपकी बेस फॉर्म होती हैं या अल्कलीज होती हैं. वो जब आप वो उसको इनटेक करते हैं वो स्टमक में जाके रिएक्शन करती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्या होता है कि आपका स्टमक का जो मीडियम है या जो एसिडिटी बढ़ जाती है उसको वो इस तरह कम कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन का. प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जब कोई भी डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस जो हैं आपस में मिक्स होते हैं, कोई ख़ास किस्म के सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया जाता है तो एक प्रोडक्ट सी फॉर्म होती है
उस सॉल्यूशन के अंदर, जो कि इनसॉल्युबल होती है। अगर आप उसको देखें प्रेसिपिटेशन के दौरान, उस रिएक्शन के दौरान, तो आप जब दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करेंगे तो एक अलग से प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। जैसे कि आप ये बैकग्राउंड पिक्चर में देख सकते हैं, एक सॉलिड टाइनी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, जब आप उसमें दूसरा कोई सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो वो अचानक से यूं सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और वो सेपरेट आउट होके ऊपर की तरफ आ जाते हैं या नीचे सेटल हो जाते हैं और वो इनसॉल्युबल होते हैं, उनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ये पूरा मैकेनिज्म या ये पूरा रिएक्शन क्या कहलाया जाता है? प्रेसिपिटेशन। इसकी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ हमने लिया है सिल्वर नाइट्रेट की एग्जाम्पल ली है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे AgNO3 इज सिल्वर नाइट्रेट, हमने AgNO3 को NaCl विच इज सोडियम क्लोराइड, उसके साथ इसको रिएक्ट करवाया। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ विच इज सिल्वर क्लोराइड, और एक सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। सोडियम नाइट्रेट जो है वो सॉल्युबल होता है, जबकि सिल्वर क्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा होता है। अगर ये आप पिक्चर देख सकते हैं तो इसमें आपने जब दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया है, यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को आपस में मिक्स किया, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है आपका यहाँ पे व्हाइट कलर का और सिल्वर कलर का। तो ये जो प्रेसिपिटेट है इसको आप कह रहे हैं सिल्वर क्लोराइड के ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है। तो बेसिकली ये एक केमिकल रिएक्शन है कि जब दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं और एक इनसॉल्युबल या सॉलिड टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स का एक मिक्सचर सा फॉर्म हो जाता है और वो सेटल डाउन हो जाता है और वो बिल्कुल विजिबल होता है बाकायदा। आप देख सकते हैं उसको अपनी नॉर्मल आईज से कि वो बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा कि ये इनसॉल्युबल है। वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कह रहे होते हैं और ये जो पूरा रिएक्शन है इसको क्या कह रहे होते हैं? प्रेसिपिटेशन। यहाँ तक सबको क्लियर है या इन दो रिएक्शंस के बारे में किसी ने कुछ पूछना है तो काइंडली रेज योर हैंड, मैं क्लियर कर देती हूँ। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेटा अब आ जाते हैं हम, तो काइंडली पूछ लीजिए। बेटा इन दो रिएक्शंस के बारे में अगर आपने कुछ पूछना है, अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो काइंडली पूछ लें बेटा। चले मैं आगे चलो। ओके, अब हमारे पास आ जाता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस या फर्मेंटेशन का रिएक्शन। फर्मेंटेशन क्या है कि ये ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो शुगर कंपाउंड्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, वो टर्न हो जाते हैं इथेनॉल में। कब होता है ऐसा? जब हम उसके अंदर कोई फंगस, स्पेशली यीस्ट ऐड करते हैं। अच्छा, अगर फर्मेंटेशन को इजी वेज में डिस्क्राइब किया जाए तो अगर आपने देखा हो दही बनते हुए, कभी किसी के घर में दही बनता हो तो आपने देखा होगा कि जो मिल्क है उसके अंदर लैक्टोज शुगर मौजूद होती है। ठीक है, अब जब आप उसको ओपन एयर में रख देते हैं तो वहां से यीस्ट या कोई फंगस उसके अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ऐड हो जाता है। ओके, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड हो जाता है जो कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन करवाता है, जिसकी वजह से वो जो लैक्टोज शुगर है, यानी वो जो मिल्क के अंदर शुगर मौजूद होती है, वो चेंज हो जाती है किसी और सब्सटेंस में, और इवेंचुअली एक हमारे पास दही की फॉर्म में एक सब्सटेंस वो बन जाता है जो कि एक सॉर टाइप टेस्ट दे रहा होता है। तो ये पूरा प्रोसेस फर्मेंटेशन का होता है। इसको और इजी कर देते हैं तो
कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम शुगर से वो वाली शुगर नहीं जो चीनी होती है, वो शुगर नहीं होती, शुगर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और वो शुगर्स हर किसी कंपाउंड में या हर किसी सब्सटेंस में मौजूद होती हैं। जब उसका किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ रिएक्शन होता है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है उस सब्सटेंस के अंदर, तो जो शुगर है, अच्छा यीस्ट को अगर आप देखें, अगर पिज्ज़ा वगैरह की डो जब बन रही होती है, यीस्ट को खमीर कहते हैं। अगर आप कभी बाहर पिज़्ज़ा डो बनाई हो या पिज़्ज़ा डो में ऐड किया जाता है, तो वो पाउडर फॉर्म में मिलता है, उसको आप ऐड करते हैं ताकि जो पिज़्ज़ा डो है वो आपकी फूल सके, उसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो सके। इसको मैं आपको और एक्सप्लेन इलेबरेट करूंगी अभी। इसके अलावा क्या होता है, इथेनॉल टाइप ऑफ अल्कोहल है, ये रिलीज होता है, और जब ब्रेड बन रही होती है या पिज़्ज़ा बन रहा होता है या उसकी डो बन रही होती है तो इथेनॉल रिलीज हो जाता है, और ये पूरा प्रोसेस जो है फर्मेंटेशन का कहलाया जाता है। अगर और इस दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी रिलीज होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये आप इक्वेशन देखें तो इसमें ये ग्लूकोज है जो कि शुगर है, उसको वाटर के साथ हमने रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, इथेनॉल, और रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं फर्मेंटेशन की, एक और एग्जांपल, जैसे मेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड कैसे बनता है कि आप ब्रेड में क्या करते हैं, आप डो लेते हैं, आप फ्लावर लेते हैं, उसके अंदर आप वाटर ऐड करते हैं, उसमें आप सॉल्ट ऐड करते हैं और उसमें आप यीस्ट ऐड करते हैं, विच इज़ खमीर, जो कि आप बाहर से लेते हैं, उसको ऐड कर देते हैं और उसको अच्छी तरह आटे को नेट करते हैं। जब और फिर उसको थोड़ी देर के लिए वार्म एरिया में रख देते हैं। अब उसको जब वार्म एरिया में रखते हैं तो क्या होता है कि यीस्ट जो है अपना एक्शन शुरू करता है। जब वो अपना एक्शन शुरू करता है तो उसके अंदर जो डो के अंदर शुगर कॉम्प्लेक्स हैं या शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो टर्न हो जाते हैं आपके इथेनॉल में। ठीक है, जब इथेनॉल में वो चेंज होते हैं तो रिएक्शन के तौर पे क्या होता है कि इथेनॉल में वो चेंज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की कोशिश करती है। जब वो रिलीज होने की कोशिश करती है, जो आपका डो है ना, वो थोड़ा सा स्वेल होने लगता है या फूलने लगता है या ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, और इथेनॉल पार्टिकल्स आपके इवेपोरेट हो जाते हैं और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल के बाहर जाती है। अगर आपने ब्रेड में देखा हो तो ब्रेड में वो जो स्मॉल ये होल्स टाइप के आपका जो टेक्सचर दे जाता है वो इसी का होता है कि इथेनॉल आपका रिलीज हुआ है। अच्छा, इथेनॉल आपका वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं। मतलब आपने अगर उसको बाहर रख दिया तो वो इवेपोरेट हो जाएगा खुद ही खुद। जैसे कि परफ्यूम्स होते हैं या थिनर्स होते हैं, आपने रखा होगा उसको खोल के रख देंगे आप तो वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे ये होता है कि इथेनॉल जो है रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है, यानी रिलीज हो जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर निकलती है तो वो उस ब्रेड पे थोड़ा सा ये डॉटेड स्पॉटेड सा या स्पंज लाइक टेक्सचर छोड़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी फर्मेंटेशन के एग्जांपल्स हैं। अचार बनाने में भी फर्मेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। चीज़ बनाने में फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत काम आता है। ये वाला केमिकल रिएक्शन आपके डेली बेसिस पे या डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, स्पेशली दही बनाने में, पिज्ज़ा डो बनाने में, या फिर ब्रेड बनाने में, या अचार और चीज़ वगैरह, ये सब फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनती हैं। इसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं या बहुत सारी मेडिसिन हैं, वो भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी में काम कर रही हैं या आप उनको इनटेक करते हैं, और या उनकी फॉर्मेशन जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। अगर किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बारे में या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में या जो दूसरा रिएक्शन मैंने पढ़ाया है उसके बारे में पूछना है तो काइंडली पूछ सकते हैं। जी बेटा, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। लेस यूजफुल रिएक्शंस पे जो कि ज़्यादा कोई ख़ास इनका काम नहीं होता या इनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती।
अगर आपने देखा हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, या बहुत सारी मेटल्स को देखा होगा आपने जंग लगे हुए, ठीक है। तो बेसिकली इसके पीछे क्या रिएक्शन हो रहा होता है? ऐसा होता है कि मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव, मतलब अट्रैक्ट करता है या रिएक्ट करता है एयर, वाटर या कोई भी सब्सटेंस के साथ जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जब किसी भी कोई भी मेटल किसी भी एयर या वाटर या किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसके दौरान एक स्लो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। और उस रिएक्शन के नतीजे में एक मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? अगर आप देखें, वो जो जंग सा बन जाता है किसी मेटल पे, वो जो जंग आ जाता है, ब्राउन रस्टी सा सब टेक्सचर दे देता है या ब्राउन रस्टी हो जाता है मेटल, तो उसको हम जंग कहते हैं या कोरोजन कहते हैं उसको, ठीक है। बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन? अहमद बेटा, कोई क्वेश्चन है आपके पास? ओके, चलिए ओके, बच्चा आगे चलिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आयरन और स्टील है, ठीक है। अगर आयरन और स्टील को हम, आपने देखा होगा कि बारिश की एग्जाम्पल ले लेते हैं। बारिश में ऐसा होता है कि ये जो आपके आयरन और स्टील के बने हुए लोहे की चीज़ें होती हैं, अगर उस पर बारिश का पानी आ जाए या पानी कोई भी ऐड कर दिया जाए या ऊपर से पानी गिर जाए और आप उसको हवा के अंदर छोड़ दें या रख दें, उसको ड्राई नहीं करें, तो कुछ टाइम बाद उसके अंदर जंग लग जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि मेटल जो है वो सराउंडिंग की चीज़ों से रिएक्ट कर लेता है और मेटल ऑक्साइड बना देता है। अगर आयरन की बात करेंगे तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा उसका, ठीक है। और ये जो टाइप ऑफ कोरोजन है इसको हम रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग मतलब जंग लगना, ठीक है। रस्टी सा ब्राउन सा सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। अगर आप ये बैकग्राउंड पिक्चर पे देखें और इस पिक्चर में देखें, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जंग लगना क्या होता है, या मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ उसका क्या मतलब है, ठीक है। सिंपली यही होता है कि मेटल, कोई भी मेटल हो, आप जब उसको हवा में रख देंगे या पानी में रख देंगे, आपने ऐसा देखा होगा बहुत सारी डेली लाइफ में, बहुत ज्यादा आपके आसपास ऐसी एग्जांपल्स होंगी कि आप कि कोई भी जंग की मतलब लोहे की चीज है, उस पे आप पानी गिर गया या फिर हवा के अंदर आपने उसको एक्सपोज कर दिया, तो हवा के अंदर वो जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगी, तो जिसके नतीजे में वो जो है उसका मेटल खराब हो जाएगा या उसके अंदर रस्ट सा फॉर्म हो जाएगा और सिंपली मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा और उसका टेक्सचर पूरा खराब हो जाता है, या वो मेटल आप कहते हैं कि जंग वाला हो गया या काम का नहीं रहता फिर वो, सही है। तो ये थे लेस यूजफुल केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा ऑक्सीडेशन जो है आपके फूड में भी हो रही होती है। जो आप ये बाहर चीज़ें खरीदते हैं, तो इसमें ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं शॉपकीपर्स या फिर इंडस्ट्री से जो बनकर आती है, उसमें ये करते हैं कि ये लोग प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं। अब प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है? प्रिजर्वेटिव कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि आपके फूड को खराब होने से या स्पॉइल होने से बचाता है या उसको प्रिवेंट कर देता है किसी भी सड़ने गलने गलने से, ठीक है। सड़ना जैसे कोई फूड के अंदर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड हो गया, तो वो क्या करता है कि आपके फूड को खराब कर देता है, या तो उसके अंदर बैड स्मेल आने लगेगी या वो गल जाएगा और फिर वो खाने लायक नहीं रहता। तो बाहर या फिर इंडस्ट्रीज या जो पैक्ड सब्सटेंस आप चीज़ें खरीदते हैं, पैक्ड चीज़ें, उसके अंदर ये क्या करते हैं कि ये फूड प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन में आपके एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फिर फूड के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको खराब कर देते हैं या स्पॉइल कर देते हैं। सो टू अवॉइड ऑक्सीडेशन, मार्केट में लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। इसके अलावा वो जो आप चिप्स के बैग्स, चिप्स के जो शॉपर्स होते हैं उसके अंदर कभी कभार या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है टू अवॉइड द फूड बीइंग स्पॉइल्ड, ओके। ताकि आपका फूड खराब ना हो, आपका फूड गले नहीं, सड़े नहीं, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ऐड हो जाए उसके अंदर जिसकी वजह से वो फूड खाने लायक नहीं रहेगा। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ वाइंड अप होता है केमिकल रिएक्शंस का। अगर किसी को आज की क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है या प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो काइंडली पूछ सकते हैं आप लोग।
जी अहमद खान, अहमद मुश्तबा, सफिया, सुमैया, बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मुझसे। अच्छा मिस, अब आप एक काम करें, आप जरा जी सर। बच्चों से क्वेश्चन कर लें। सफिया ने तो अभी ज्वाइन किया, अहमद खान थे, अहमद मुश्तबा थे, सुमैया थी, आप क्वेश्चन कर लें इनसे जरा, आप कोई। ओके बेटा, सो आज के लेक्चर में से ही करते हैं क्वेश्चन। आपने अभी सुना होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा होता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या हो रहा होता है? सुमैया बेटा आप जवाब दीजिए, सुमैया इनायत आप जवाब दीजिए बेटा इस क्वेश्चन का। काइंडली अनम्यूट कीजिए बेटा अपने आप को और जवाब दीजिए। बेटा सुमैया, आप अपने आप को अनम्यूट। हाँ बेटा, क्वेश्चन है कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा होता है उसमें एसिड और बेस हमने कंबाइन करवाए थे। जब हमने कंबाइन करवाए थे तो उस क्या हो रहा था, बेसिकली क्या हो रहा था, एसिड बेस क्या कर रहे थे? मिस आप जरा उस वाली स्लाइड पे वापस भी चली जाएं ताकि इनको मजीद ओके थोड़ी सर। सी हेल्प मिल जाए। आप वो पुरानी वाली स्लाइड पे चले जाएं जो न्यूट्रलाइजेशन वाला था। जी सुमैया देखिए स्लाइड आपके सामने, अब आप बताइए। उस वक्त मैंने आपसे पूछा था कोई क्वेश्चन है तो आपने कोई जवाब नहीं दिया था, थ्रू विच वी वर अज्यूमिंग कि यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन सो दैट यू अंडरस्टूड द टॉपिक। तो अब जरा बताइए जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, जरा ये मुझे थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझा सकती हैं। अहमद मुश्तबा बेटा आप बताइए। इसमें दो रिएक्शन कंबाइन हो रहे हैं। सही, और इसमें दोनों दोनों मिक्सचर कंबाइन होकर एक अलग प्रोडक्ट बनता है। सही। जी मैं बताइए सही कह रही है नहीं। बेटा इसमें जब दो, एक एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसका मतलब है न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ना वो अपनी फॉर्म में, एसिड अपनी फॉर्म में रहता है, ना ही बेस अपनी फॉर्म में रहता है। सिंपली वो आप एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये पूरा रिएक्शन क्या कहलाया जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है न्यूट्रलाइज उसको करने का हम कहते मतलब हैं बेटा आप ये जरा समझ लें, न्यूट्रलाइज करने का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है, अगर आपको खत्म कर देना। कैंसल आउट भी समझ नहीं आ रहा तो न्यूट्रलाइज करने का मतलब होता है खत्म करना। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा, या आप कोई अगर कोई फौजियों से किसी से आप बात करें तो वो कहते हैं जी द एनिमी हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड, द एनिमी फायर पावर हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है खत्म कर देना, रोक देना। मीन्स जब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है ना। जी बेटा, उसको हम मेटल सॉल्ट कह रहे होते हैं या कोई भी सॉल्ट फॉर्म हो रहा होता है, और वाटर भी। ठीक। अच्छा अहमद अहमद खान बेटा आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, मिस अहमद से क्वेश्चन करें जरा। ओके बेटा। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ये कोरोजन की का रिएक्शन समझाया था। कोरोजन में बेसिकली हो क्या रहा होता है? जी अहमद। या आप कोरोजन को इजी वर्ड्स में क्या कहेंगे? जी बताइए अहमद साहब। ठीक है मिस, थैंक यू वेरी मच बेटा, फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप अपनी क्लास टीचर से व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।